गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल का काम आपने कर लिया होगा। कल आपको क्या होमवर्क मिला था? सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए थे, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे बेटा? थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ हम करेंगे टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस। क्लियर? और जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे वो कौन से करेंगे? जो 1 मार्क कैरी करते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर है, दिस इज़ अवर नेक्स्ट चैप्टर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है मुख्य स्रोत? भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है। भूपृष्ठ का घनत्व कितना है? 2.75 है। पृथ्वी के अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है? नाइफ बोला जाता है। अभ्यंतर में अधिकतर घनत्व जो मोस्टली डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? हैवी मेटल्स की होती है, भारी धातुओं की होती हैं। एंड दीज आर द निकल एंड लोह मेटल। और पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 मीटर, 30 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? तो वो क्या है? भूकंपीय तरंगे हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात लुप्त हो जाती हैं? तो वो कौन सी हैं? गौण है। पृथ्वी की तरंगों को रेखांकित करने वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ है, ठीक है। ये आपका जीके में भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है। भूप्रपट्टी में विकसित थरथराहट को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी में जो भी कंपन वाइब्रेशंस होती हैं उनको अर्थक्वेक, भूकंप कहा जाता है। भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे क्या होती हैं? सुनामी जो आती हैं, ठीक है। और उन जो भूकंपों के कारण जो भी कंपन समुद्रों के अंदर होती है उसकी वजह से सुनामी आती हैं। पृथ्वी की रेडियस कितनी है बेटा? दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अर्थ इज़ अवर प्लेनेट। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें बेटा, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम गहराई है वो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानों की है जो 3 से 4 किलोमीटर तक है। सबसे गहरा प्रवेदन कितना गहरा है? ये 12 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे जो गहराई पर पॉइंट मिला है हमें वो क्या है? 12 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? तो स्थलखंड पर आते हैं। पी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं उनका छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र विस्तार कितना है? ये मैंने आपको फिगर से भी एक्सप्लेन किया था। 105 टू 145। भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो किसके नाम पे? जो रिएक्टर स्केल है वो किसके नाम पर है? मर्केली के नाम पर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय तरंगे के प्रकार बताने हैं। तो प्राथमिक तरंगे होती हैं, माध्यमिक तरंगे होती हैं और धरातलीय तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। धात्विक क्रोड के 2 प्रमुख पदार्थ अभी अभी हमने पीछे किया था, कौन कौन से हैं? निकेल एंड लोहा। पृथ्वी की 3 परत है बेटा। 3 परत कौन सी है? सियाल, सीमा, नाइफ। पृथ्वी की संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष साधन बताओ। तो खाने भी हैं, कुएं भी हैं, छिद्र भी हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये भी बताया था नियर लगभग 30 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो पृथ्वी के अंदर की तरफ हम जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पृथ्वी की संरचना की जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख साधन कौन से हैं? तापमान है, दबाव है, परतों का घनत्व है, भूकंपीय तरंगे हैं और उल्काएं हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सिस्मोग्राफ है। कितनी गहराई के पश्चात इस तरंगे लुप्त हो जाती हैं? जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो कितनी गहराई के बाद लुप्त हो जाएंगी? 2900 किलोमीटर के बाद वो लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं? तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वही क्या है? सॉलिड मटेरियल से गुजरती हैं।
फिर उसके बाद किन प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक कौन निकलता है? मैग्मा लावा। तो ज्वालामुखी जो होते हैं, वल्केनोज होते हैं, गर्म जल के झरने हैं, खाने वगैरह, इनसे हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। सियाल किन दो शब्दों के संयोग से बना है? सियाल एक सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम के संयोग से बना है। सीमा किन से बना है? तो ये सिलिका और एम से मैग्नीशियम। नीफे शब्द किन दो शब्दों के संयोग से बना है? नीफे Ni से निकिल, Fe से फेरस। पृथ्वी की केंद्रीय परत को क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं या क्रोड कहते हैं या गुरुमंडल? तीनों में से कोई भी आप एक नाम यहाँ पर ले सकते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.53 है। सबसे धीमी गति वाली तरंगे कौन सी हैं? धरातलीय तरंगे हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर का घनत्व कितना है? 13 है। अभ्यंतर का घनत्व सबसे अधिक क्यों है? निकिल और लोहे के कारण। ठीक है, अभ्यंतर का मतलब क्या है? जो क्रोड है, पृथ्वी का अंदर का जो इंटरनल सेंटर है, वो कहता है कि उसके डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्यों है? निकिल और लोहे के कारण। वल्केनो ज्वाला शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? वल्केनो किससे बनाना है? किससे? यूनानी शब्द से बना है, वुलन शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या है? पाताल देवता है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जब अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो काफ़ी गर्म होता है, उसे मैग्मा कहा जाता है। और यदि वही मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल से बाहर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? लावा बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के 3 प्रकार। बेटा 3 तरीके का ज्वालामुखी होता है। एक एक्टिव वोल्केनो है, एक डोरमेंट है, और एक बिल्कुल ही डेड है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें से लावा अभी भी निकलने लग रहा है। प्रसुप्त जो डोरमेंट है, जो सो गया है लेकिन कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है। और मृत ज्वालामुखी कौन सा होता है बेटा? जो बिल्कुल ही कभी भी जिसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और उस एक्टिव वोल्केनो का नाम कहाँ पर है? वो अंडमान द्वीप में है। अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, वहाँ पर अंडमान द्वीप में है, और जो किसके निकट है? बैरन द्वीप के निकट है। ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख से निकले पदार्थ मुख के आसपास जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे ये किसका? शंकु का रूप धारण कर लेते हैं, और इन्हें फिर क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के केंद्र में कटोरे के समान या कीपाकार वृत्त को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। कालडेरा किसे कहते हैं? विशाल क्रेटर को कालडेरा कहते हैं। ठीक है, भूकंप किसे कहते हैं? जो अचानक से पृथ्वी हिलती है और उसमें कंपन होता है, उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। और भूकंप आने के 3 कारण हो सकते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है, लचक शक्ति हो सकती है, विवर्तनिकी हो सकती है। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप उत्पन्न होता है, ओरिजिन प्लेस भी से आप बोल सकते हैं, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, जो उसका केंद्र है, जो उसका सेंटर है, उसे ही उद्गम केंद्र कहा जाता है। अधि केंद्र से क्या अभिप्राय है? भूकंप केंद्र के बिल्कुल ही ठीक ऊपर धरातल पर स्थित सिर बिंदु या स्थान को क्या कहा जाता है? अधि केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ये यहाँ पर 16 तो MCQs हो गए हैं बेटा, 30 आपके 1 लाइनर हो गए हैं। ये सभी के सभी जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ये आपके चैप्टर में जब आपको रीड कराया था तो मैंने इन अंतर्वेदी आकृतियों के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, और विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए, अंतर्वेदी आकृतियाँ, ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है। ठीक है, अंदर है पृथ्वी की तो उसे मैग्मा कहा जाता है। बाहर निकलकर जब धरातल पर पहुँचता है वही मैग्मा क्या कहलाता
है, लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है, उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती हैं। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी सैलों के बारे में, ठीक है। तो ज्वालामुखी सैल देख लेते हैं। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और दूसरी सेल होती है बेटा पातालीय सेल, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है। दो तरीके की सेल होती है हमारी, एक तो जब लावा धरातल पर पहुंचा है और तब वो ठंडा हुआ और सेल बनी है, उन्हें ज्वालामुखीय सेल कहा जाता है। लेकिन यदि लावा जो है, ठीक है, वो पृथ्वी के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पातालीय सेल कहा जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं, और इन्हीं आकृतियों को क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव फॉर्म कहा जाता है या अंतर्वेधी आकृतियाँ कहा जाता है। किनको कहा जाता है, जो पातालीय सेल होती हैं, ठीक है। जब लावा पृथ्वी के धरातल में अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आता लावा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो भी आकृतियाँ बनती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अंतर्वेधी आकृतियाँ कहते हैं। और हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है, अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, और विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित होता है। किस आकार में विकसित होता है, गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, और अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट हो जाता है, और ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है, और ये ग्रेनाइट के पिंड होते हैं। किसके पिंड होते हैं बेटा, ये ग्रेनाइट के पिंड होते हैं, और इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है। ग्रेनाइट के पिंड होते हैं, गुंबद का आकार विकसित करते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर प्रक्रिया होती है ना शादन, कोई भी प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, ऊपरी पदार्थ के हट जाने से यह धरातल पर प्रकट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लैकोलिथ। ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ जाता है, ठीक है। कैसे होते हैं ये, नीचे एक वाहक नली, ठीक है, एक पाइप रूपी जो वाहक होती है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले जो मिक्स्ड वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो के ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती हैं। अंतर केवल यह होता है कि यह लैकोलिथ गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबद नुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपतरित हो चुकी हैं और वो धरातल पर देखी जाती हैं, और यही लैकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। इंडिया में कहाँ देख सकते हैं, जो कर्नाटक में पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैफोलिथ। देखो बेटा वो लैकोलिथ था, और ये क्या है, लैफोलिथ, फैकोलिथ और सिल। आपको थोड़े से नाम ऐसे लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी की अंतर्वेदी जो संरचनाएं हैं वो कुछ ऐसे ही हैं, और उनकी नेमिंग भी इस तरीके से हैं, बट लर्न करना काफ़ी इजी है इनको। और फिर उसके बाद देखिए, ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, और यहाँ अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि वे तस्तरी के आकार में जम जाएं, किस आकार में जम जाती हैं, तस्तरी के आकार में, तो उन्हें लैफोलिथ कहा जाता है। और कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति और अभिनीति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है, और ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। और
अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना। किस रूप में ठंडा होना? एक चादर के रूप में। तो उसे क्या कहा जाता है? सिल या सिट कहा जाता है। जमाओं की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाओं को सीट व घने मोटाई वाले जमाओं को सिल कहते हैं। ठीक है, कम मोटाई वाले जमाओं को क्या कहते हैं? सिट कहते हैं, और घनी मोटाई वाले जमाओं को सिल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? डाइक है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है। लावा का प्रवाह कैसा होता है? ऐसे, इस तरीके से समकोण होता है, और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र के अक्षेत्र में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यही आकृति बहुमात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपको बेटा ये फिगर दिया गया है, दिस इज़ द फिगर ऑफ डाइक। ठीक है, ये आपका किसका फिगर है? डाइक का है। देन आफ्टर मैंने कहा ना एक दीवार की तरीके से जम जाता है, तो ये एक बैरियर बन गया यहाँ पर, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डाइक बोला गया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द, दिस इज़ द फिगर अबाउट द लैकोलिथ। ठीक है, किसका फिगर है ये? लैकोलिथ का फिगर है। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट कौन सा है आपका? सॉरी, दिस इज़ द फिगर सिल का फिगर है ये, जो आपने लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल किए। दिस इज द फिगर ऑफ सिल, और ये आपका किसका है? ये आपका लैकोलिथ का है। ठीक है, लैकोलिथ बेटा आपने पढ़ा था, नीचे एक पाइप रूपी उससे जुड़ा होता है, शेप बन रही है ना यहाँ पे पाइप की तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ करेंगे, दिस इज ऑल्सो लैकोलिथ। ठीक है, और फिफ्थ आपका है लोपोलिथ। लोपोलिथ और फैकोलिथ और सिल आपने तीनों इकट्ठे पढ़े हैं, तो ये आपका है लोपोलिथ। फैकोलिथ आप देख सकते हैं जिसमें काफ़ी वाइब्रेशंस, वाइब्स हैं, इस तरीके से जो जमाव हो जाता है मोड़दार तरीके से, उसे क्या कहा जाता है? फैकोलिथ कहा जाता है। एंड दिस इज़ द फैथोलिथ। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आपने पढ़ा, दिस इज़ अ फैथोलिथ। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको 6 जो हैं वो एग्जैक्टली करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये आपके मार्क्स में, पेपर में भी आपसे काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए। तो कल के क्वेश्चंस का मैं आपको क्लियर कर रही हूँ आपको कि कल जो है वो आपके सेकंड चैप्टर का टेक्स्ट होगा, उसमें आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे, और आपके मैंने जो एमसीक्यूज़ करवाए और मैंने आपके वन लाइनर करवाए, 3 तरीके के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होंगे, और कल आपका टेस्ट होगा, और फिर देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हो गया बेटा इतना? चलिए ठीक है।